ओके तो देखो स्टूडेंट, जैसे कि हम आपको बोले कि हमारे पास एक वेज है, ठीक है ना, ये 4 kg का एक वेज है, दिस वेज इज़ नॉट फिक्स्ड, है ना, और ये एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा हुआ है। यहाँ पर एक 1 kg का ब्लॉक है, इस 1 kg के ब्लॉक को 10 मीटर पर सेकेंड का स्पीड दे दिए, तो ऑब्वियसली बात है दिस 1 kg का ब्लॉक ये आगे जाएगा, है ना, और कुछ एक सर्टेन हाइट पे जाने के बाद ये रुक जाएगा। हम आपको बोले कि फाइंड मैक्सिमम हाइट रीच बाई 1 kg ब्लॉक, ये आपके क्वेश्चन में बोला गया है, राइट। और ये आपको बोला जा रहा है कि दिस वेज इज़ नॉट फिक्स्ड, मतलब ये जो वेज है जो सरफेस पे रखा हुआ है वो फिक्स नहीं है, मतलब वो चल सकता है, राइट। तो उसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन कुछ हम लोग ये इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है कि वो वेज है और ये कुछ इस तरीके से एक ऐसे हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर रखा हुआ है ऐसे, राइट। अब आप सोचो लॉजिकली, जैसे जैसे ये जो ब्लॉक है ये आगे की 10 मीटर पर सेकेंड से आगे की तरफ जाएगा, तो ये जो वेज है ये भी आगे की तरफ घसकेगा, समझ गए, और ये आगे की तरफ घसकते जाएगा। हम ऐसा सोच लिए कि मान लो कि घसकते वक्त जो इसका वेलोसिटी होगा इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, मतलब फाइनल वेलोसिटी, जब ये अपने 1 kg पोजीशन मतलब मैक्सिमम हाइट पोजीशन पे पहुंचेगा तो उसका वेलोसिटी जो है वो भी हो जाएगा। दिस इज़ बेसिकली 4 kg का ब्लॉक एंड दिस इज़ बेसिकली नॉट फिक्स्ड, मतलब ये जो है ये फिक्स्ड नहीं है, दिस इज़ नॉट फिक्स्ड, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं, ओके। और ये बेसिकली 1 kg ब्लॉक, ठीक है, और यहाँ पे जाके ये रुक जाएगा, मतलब यहाँ पे इसका वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड होगा। और अगर हम आपको बोले कि कुछ इस तरीके से, जैसे मान लो कि अगर हम लोग इस लेवल को रेफरेंस लेवल बना लेते हैं, मतलब यही से हम अपना हाइट को मेज़र कर रहे हैं, राइट, दिस इज़ बेसिकली द रेफरेंस लेवल, तो ऑब्वियसली ये जो 1 kg का ब्लॉक है दिस इज़ बेसिकली द 1 kg ब्लॉक, कुछ ऐसा, और इसका जो हाइट हो गया इसको हम लोग कुछ यहाँ से मतलब ऐसे इसको h मार्क कर दिए, दिस इज़ बेसिकली दी हाइट h, ओके। अब इस तरीके से कुछ सिचुएशन हो गया, मतलब हम लोग बोल दिए कि पहला वाला जो है वो इनिशियल सिचुएशन है और दूसरा वाला जो है वो फाइनल सिचुएशन है। और अगर हम लोग यहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन करते हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन करते हैं, राइट। तो मोमेंटम कंजर्वेशन करेंगे तो क्या होगा, तो मतलब इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टोटल फाइनल मोमेंटम। तो ऑब्वियसली बात है ये जो आपको दिख रहा है ये इनिशियल पोजीशन है और ये जो आपको दिख रहा है दिस इज बेसिकली दी फाइनल पोजीशन, राइट। तो टोटल इनिशियल पोजीशन कितना हो जाएगा, तो आप देखो 1 kg इंटू 10 मीटर पर सेकेंड ऐसा हो जाएगा, 1 इंटू 10, ठीक है, इस तरीके से, मतलब ऐसा हो गया। और दूसरा जो 4 kg का ब्लॉक है दिस इज बेसिकली इनिशियली रेस्ट पे है, ऐसा बोल सकते हैं, ओके, इसलिए ये 0 हो गया, तो टोटल इनिशियल हो गया। अब जब ये ब्लॉक यहाँ पे पहुँचा, राइट, बात समझेंगे, ठीक है, जब ये ब्लॉक कुछ इस पर्टिकुलर मतलब 1 kg के लोकेशन पे पहुँचा तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं स्टूडेंट्स कि 4 kg और 1 kg, है ना, ध्यान दीजिएगा, तो 4 kg और 1 kg, क्योंकि 1 kg तो अपने जगह पे रुका हुआ हो गया, इसका मतलब 4 kg और 1 kg का सेम वेलोसिटी होगा, मतलब इसको बोल सकते हैं 4 + 1 × v, मतलब मोमेंटम कंजर्वेशन कर दिए तो 10 इज इक्वल टू कितना होगा, तो 5 भी हो गया, तो v इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड हो गया। कौन कौन यहाँ तक बना लिया था स्टूडेंट्स, पहले बताइए। सर मैंने बना लिया था। आपने यहाँ तक बना लिया था, चलो वेरी गुड। अब नेक्स्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, इसी को एनर्जी कंजर्वेशन कर सकते हैं। देखो ये पूरे प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर रहे हैं ग्राउंड फ्रेम पे, बात समझेंगे, ठीक है ना, हम लोग पूरे प्रॉब्लम को ग्राउंड फ्रेम पे सॉल्व कर रहे हैं, सारा वेलोसिटी वगैरह एवरीथिंग इन ग्राउंड फ्रेम। अगर सोचो कि यहाँ पे अगर हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन करते हैं, तो क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल, मतलब हम लोग ऐसा बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मतलब ये आपके पास इनिशियल पोजीशन है, मतलब ये पूरा सिस्टम जो है दिस इज इनिशियल है, तो आप देखो इनिशियल वेलोसिटी 1 kg का कितना हो जाएगा, तो 1/2 × 1 × कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर, ओके। 4 kg का इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो ये 0 हो गया, ठीक है, इस तरीके 4 kg का 0 हो गया, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आई हैव रिटन प्लस
इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, जैसे कि हम आपको बोले कि यही आपके पास रेफरेंस लेवल है और हम लोग ऐसा अज्यूम कर सकते हैं डिस्टेंस अगर नेग्लिजिबल है तो 1 kg जो है वो रेफरेंस लेवल पर ही रखा हुआ है, राइट। तो ऑब्वियसली बात है, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि 1 kg केप्ट ऑन द रेफरेंस लेवल, सो 1 kg का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो भी जीरो होगा, ऐसे बोल सकते हैं। और जो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी 4 kg का होगा, दिस इज ऑल्सो जीरो। तो ये दोनों पोटेंशियल एनर्जी वी हैव रिटन इट एज जीरो। काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना हो जाएगा, तो फाइनली ध्यान दोगे स्टूडेंट्स, तो पहला बॉडी जो 1 kg का बॉडी है ये तो इस डायरेक्शन में तो जीरो है, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि ऊपर में इसका फाइनली 0 मीटर पर सेकंड, लेकिन इसका इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है जो इसका भी है, बिकॉज ये 4 kg के ब्लॉक पे ही रखा हुआ है, तो ऑब्वियसली बात है इसका इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा, ठीक है। तो अब देखो स्टूडेंट्स, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा अगर हम लोग यहाँ पे बोले, तो देखो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो 4 kg का होगा और 1 kg का होगा, दोनों का देखो कैसे लिख सकते हैं, तो 1/2 हाफ mv², मतलब 1 + 4, तो 1 + 4 1 kg + 4 kg ऐसा होगा ना, इंटू कितना हो जाएगा v², तो v का वेलोसिटी कितना है, तो v का निकाले में 2 मीटर पर सेकेंड, तो ये 2 का स्क्वायर हो गया ऐसे, प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, तो आप देखो 4 kg का तो वो रेफरेंस लेवल पे ही रखा हुआ है वो है, लेकिन 1 kg जो है वो रेफरेंस लेवल से h हाइट ऊपर है, इससे 4 kg वाला जीरो, और हम लोग ऐसा बोल सकते हैं जो 1 kg वाला होगा वो mgh हो जाएगा, इसका मतलब 1 इंटू जी का वैल्यू 10 इंटू हो गया कितना, तो h, तो h बेसिकली हम लोग को यहाँ से कैलकुलेट करना है। समझ आया स्टूडेंट्स, तो कितना हो जाएगा देखो, तो 1/2 इंटू 100 हो गया यहाँ पे, है ना, 1/2 इंटू 100, और यहाँ पे आपको दिख रहा है स्टूडेंट्स, सो 1/2 इंटू 5 इंटू 4 ऐसे हो गया, प्लस कितना हो जाएगा 10h हो गया, तो 2 दूनी 4 हो गया, और यहाँ पे 50 हो गया दिस वन, है ना। सो ऑब्वियसली बात है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपके पास 40 इज इक्वल टू 10h हो गया, तो 0 और 0 कैंसिल हो गया, तो h इज इक्वल टू 4 मीटर हो गया। समझ आया? अरे बोलो बच्चों, कैसे किया, आपको समझ आया, हाँ या ना बोलिए। सर। हाँ बोलो। यस सर। सर ये मतलब हम लोग ऐसे नहीं कर सकते कि ब्लॉक को पहले जो काइनेटिक एनर्जी दी है वो जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो उस पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हाफ mv² = mgh फिर नहीं कर सकते? वही तो किए, अगर आप ध्यान से देखोगे तो वही किए। तो इसमें तो स्लेज को भी इंक्लूड किया ना? हाँ, स्लेज को इंक्लूड करना पड़ेगा ना, उसमें क्या होगा ना कि जैसे आप स्लेज को इंक्लूड नहीं कर रहे हो, ठीक है ना, जैसे आपने क्या किया ना, ये पोटेंशियल एनर्जी को इग्नोर कर दिया, इस काइनेटिक एनर्जी को इग्नोर कर दिया, मतलब इसको और इसको ले लिया। समझ आ रहा है अनन्या? हाँ यस सर। हाँ, तो आपने इसको और इसको ले लिया, ये दोनों को इग्नोर, ये कैसे इग्नोर होगा, लॉजिकली सोच के देखो कि अगर वेज आपका चल रहा है ना, ये जिस तरीके से, तो ऑब्वियसली बात है, तो अगर ये चलेगा तो ऑब्वियसली इसका भी तो काइनेटिक एनर्जी इन्वॉल्व होगा ना, है कि नहीं? समझ आ रहा है? वो उस समय होता है जब ये वेज फिक्स्ड होता, मान लो ये फिक्स्ड होता ना, तो आप सिंपली वही कर सकते थे, 1/2 1 इंटू 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू mgh, मतलब 1 इंटू 10 इंटू h। वो कब होता, जब ये आपके पास जो वेज रहता ये जब फिक्स रहता। समझ आ रहा है? यस सर। हाँ, तब हम लोग ऐसा कर सकते थे। हाँ बोलो। सर दोबारा किए थे हम ये वाला क्वेश्चन, तो आ गया था 4 मीटर, तो वही अच्छा चेक कर रहे थे कि हमारा दोबारा सही आया कि नहीं। अच्छा, कहाँ तो गलती सही है किए सर, थे मेरा आ गया था। पहले, कहाँ सर गलती किए थे? कैलकुलेशन में पता नहीं क्यों गलती हो गई। चलो चलो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है ऐसे, ठीक है। चलो, ये तो एक हुआ ना, देखो ये एक सॉल्व किए। अब बेसिकली हाँ, मतलब हम, मेरा टास्क ये बताना नहीं है, मेरा टास्क है सेंटर ऑफ मास फ्रेम को समझाना। समझ आ रहा है कि हमको बेसिकली आज का जो टास्क है, आई वांट टू एक्सप्लेन यू सेंटर ऑफ मास फ्रेम। सोचो सेम क्वेश्चन को अगर हम लोग सेंटर ऑफ मास, जैसे अभी जनरल फ्रेम पे बनाए, मतलब सॉरी ग्राउंड फ्रेम पे बनाए, अब अगर हम लोग सेम क्वेश्चन को सेंटर ऑफ मास फ्रेम पे बनाए, सेंटर ऑफ मास फ्रेम, तो ये थोड़ा आसान होगा, देखोगे ध्यान से, सेंटर ऑफ मास फ्रेम पे अगर हम लोग इसको बनाते हैं, ठीक है। चलो देखो कैसे हम लोग इसको सेंटर ऑफ मास फ्रेम से आसानी से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं एक लाइन पे, और भी हम आपको बताएंगे एक और तरीका होगा इसमें और आसानी से बना सकते हैं, तो दो तरीका हम अभी हम आपको सिखाएंगे इधर। ओके, तो लिसन द क्वेश्चन केयरफुली स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखो ध्यान समझिएगा, अगर हम आपको बोले, जस्ट मिनट देखते हैं, अगर मेरे पास कॉपी करने का ऑप्शन होगा तो इसी क्वेश्चन को, डायग्राम को हम सीधा कॉपी कर लेंगे, रुक जाओ, इफ आई कैन कॉपी दिस,
सर तनु का मैसेज आया है। क्या आया है? सर वो लीव कर दी, उसको पार्टी में जाना था तो। अच्छा ठीक है, बोलो एंजॉय योर पार्टी। चलो ये कॉपी हो गया, राइट। देखो ये दिख रहा है आपको स्टूडेंट्स, बोलो यस और नो। यस सर। हाँ चलो देखो, अब इसी चीज़ को ना थोड़ा सा हम इसको करते हैं, राइट। देखो मतलब एक अच्छे तरीके से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो कैसे इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिख रहा है सभी को स्टूडेंट, यस और नो बोलिए। यस हाँ अब सोचो, अगर हम आपको बोले कि अगर हम लोग इस ब्लॉक के सेंटर मतलब सिस्टम के सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाए, राइट। ये कोई सिस्टम है, मान लो कि सिस्टम की हम लोग सेंटर ऑफ मास पे जाके बैठ जाते हैं। बात समझेंगे ध्यान से, किसके सेंटर ऑफ मास पे? लॉजिकली समझ में आ रही है कि 1 kg और 4 kg, ये जो पूरा 1 kg और 4 kg मिलके एक सिस्टम बनाया है कि नहीं। नॉट हम 4 kg का भी बात नहीं कर रहे, 1 kg मतलब 1 kg 4 kg का अगर सिस्टम बनाया है तो इस सिस्टम का कोई सेंटर ऑफ मास तो होगा। अरे बोलो स्टूडेंट, यस और नो। अरे भाई Yes, बोलो। sir. हाँ तो सिस्टम का कुछ सेंटर ऑफ मास होगा। अगर हम बोले कि हम इस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास पे जाके बैठ जाते हैं तो इस सेंटर ऑफ, मान लो यहाँ पे जाके हमने बैठ गया, और तो फटाफट बताइए इस सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कितना होगा। तो आपको पता है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास लिखने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है m1v1, मतलब कितना, सो 1 × 10 ऐसा हो जाएगा, प्लस 4 × 0, क्योंकि पहला का तो कोई 4 kg का तो कोई वेलोसिटी इनिशियल है ही नहीं, ठीक है। डिवाइड बाई कैसे करते हैं स्टूडेंट्स, तो 1 + 4, आपको याद है ना बच्चों कैसे करते हैं सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालने का फॉर्मूला। हाँ तो ये होता है ना फॉर्मूला। पर सर स्लेज का वेलोसिटी तो 2 है ना, 2 मीटर पर सेकंड। अरे तो 2 मीटर पर सेकेंड तो जब ये चलना शुरू करेगा तब ना, इनिशियल स्टेज पे हम बात किए है ना। इनिशियली में स्लेज का वेलोसिटी कितना है, कुछ नहीं है, 0 है। 0। हाँ ठीक है, तो उस सेंटर ऑफ मास कितना हो गया, तो 1 × 10 प्लस 4 × 0 + 1 + 4 ऐसे हो गया। तो कितना हो गया, तो 10/5 हो गया स्टूडेंट्स, है ना। 10/5 तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं 10/5, 10/5 मतलब 2 मीटर पर सेकेंड, राइट। सो 2 मीटर पर सेकेंड हो गया। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी है वो 2 मीटर पर सेकेंड है। इतना समझ आया? बोलो बच्चों यस और नो। यस सर। हाँ Yes. अब देखो, अब लॉजिकली सोचोगे स्टूडेंट्स, सेंटर ऑफ मास पे बैठ के अगर हम लोग एक, मान लो कि सिस्टम के सेंटर ऑफ मास पे बैठ गए तो मेरे लिए सेंटर ऑफ मास किस पे आ गया, बोलो स्टूडेंट्स, है ना। भले ही सेंटर ऑफ मास का स्पीड ग्राउंड फ्रेम पे 2 मीटर पर सेकेंड है, ये जो 2 मीटर पर सेकेंड आया ये कौन से फ्रेम पे है, मतलब ग्राउंड फ्रेम पे, मतलब ग्राउंड पे खड़ा आदमी को ये दिखेगा जो सेंटर ऑफ मास जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। समझने का कोशिश करेगा स्टूडेंट, समझ आ रहा है, मतलब ग्राउंड पे खड़ा आदमी को ये दिखेगा कि सेंटर ऑफ मास जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? बोलो बच्चों यस और नो। यस सर। हाँ यस सर हम ऐसे ही कर रहे थे। अच्छा ऐसे ही कर रहे थे, चलो बहुत बढ़िया। ओके तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, तो अगर हम लोग सेंटर ऑफ मास पे जाके बैठ गए तो मेरे लिए सेंटर ऑफ मास किस पे आ गया, रेस्ट पे आ गया। आप समझेंगे स्टूडेंट्स, सेंटर ऑफ मास पे बैठ के अगर हम लोग 1 kg को देखना चाहेंगे तो 1 kg का स्पीड कितना होगा, जल्दी बोलिए बच्चों। सेंटर ऑफ मास पे बैठ के अगर हम लोग 1 kg को देखेंगे तो व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ 1 kg, बोलो। क्या आपको पता है कि हम जिस बॉडी पे बैठते हैं वो बॉडी मेरे लिए रेस्ट पे आ जाता है और उसका इक्वल एंड अपोजिट वेलोसिटी हमको दूसरे बॉडी को दे देना होता है, बोलो बच्चों यस और नो। 8 मीटर पर यस हाँ। सर 8 मीटर पर सेकंड। 8 मीटर पर सेकेंड, तो इसका अपना 10 मीटर पर सेकेंड है, इसका 2 मीटर पर सेकेंड हमको दे देना है पीछे। तो जैसे हम लोग 10 से 2 को माइनस करेंगे तो हमको 8 मीटर पर सेकेंड पता नहीं चलेगा, बोलो बच्चों यस और नो। यस सर। यस चलो सर। वेरी गुड स्टूडेंट्स। अब अगर हम आपको बोले कि दिस इज बेसिकली 8 मीटर पर सेकेंड और ये 4 kg, अच्छा देखो सेंटर ऑफ मास पे बैठ के मेरे को 4 kg कहाँ आता हुआ दिखेगा, लॉजिकली समझेंगे। देखो 4 kg तो इनिशियल स्टेज पे रेस्ट पे है कि नहीं, तो इधर तो इसके पास कोई वेलोसिटी नहीं है, तो ऑब्वियसली सेंटर ऑफ मास पे बैठ के मेरे को 4 kg इधर आता हुआ दिखेगा, क्योंकि हम जिस बॉडी पे बैठते हैं वो बॉडी मेरे लिए रेस्ट पे हो जाता है, उसका इक्वल एंड अपोजिट वेलोसिटी हमको दूसरे बॉडी को दे देना है। रिलेटिव का कॉन्सेप्ट यही है ना बच्चों, अरे है कि नहीं, अरे Yes, बोलो भाई। yes, sir. हाँ ये 2 मीटर पर सेकेंड हो गया। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, सेंटर ऑफ मास पे बैठ के अगर हम सेंटर ऑफ मास पे बैठ गए तो मेरे लिए सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे आ गया, और सेंटर ऑफ मास पे बैठ के अगर हम लोग 1 kg को देखेंगे
तो 1 kg 8 मीटर पर सेकेंड से इधर आता हुआ दिखेगा और 4 kg इधर आता हुआ दिखेगा 2 मीटर पर सेकेंड से। इतना बात आपको समझ आया? यस और नो बोलो। यस सर। चलो वेरी गुड स्टूडेंट्स। तो इतना बात हम लोगों को समझ में आ गया स्टूडेंट्स, राइट। अब देखो, अब हम लोग इसको क्या, अब सोचो ध्यान से, हाँ। तो दिस इज द थिंग, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे सिंपली बात कर सकते हैं, राइट। अब अगर मान लो कि अब फाइनली ये कहाँ पे पहुँचेगा, समझोगे स्टूडेंट्स ध्यान से, है ना। इसका फाइनल पोजीशन क्या होगा, मतलब जैसे मान लो सेंटर ऑफ मास पे बैठे हुए हैं, सेंटर ऑफ मास पे बैठ के मेरे को 1 kg इधर आते हुए दिख रहा है, ये इधर आते हुए दिख रहा है, ये इधर आया 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 आया, फाइनली जो है, मतलब अगर हम लोग आपको बोले कि आपके पास जो ये बॉडी है ये कुछ इस पर्टिकुलर पोजीशन पे पहुंच गया, उसको दिखाने के लिए हम उसको ग्रीन से दिखाते हैं स्टूडेंट्स, राइट। सो देखो, मान लो कि दिस ब्लॉक रीचेज इनटू दैट पर्टिकुलर पोजीशन, यहाँ पे कहीं आ गया। समझ आ रहा है बच्चों? अरे बोलो यस और नो। ठीक है, दिस ब्लॉक रीचेज इनटू दैट पर्टिकुलर पोजीशन, यहाँ 1 kg। ठीक है, कोई दिक्कत बच्चों? इतना बताइए, आपको समझ आया नहीं आया? आ गया सर। आ गया। यस सर। आ गया चलो सर। हाँ, चलो अगर हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन करते हैं यहाँ पे, सिंपल, कुछ करना ही नहीं, अब सीधा हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो एनर्जी कंजर्वेशन करेंगे, राइट। एनर्जी कंजर्वेशन तो क्या होता है, तो आपको पता है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। समझ आ रहा है कुछ इस तरीके से। अगर हम लोग बात करें इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो सोचोगे ध्यान से स्टूडेंट्स, तो 1/2 इंटू कितना हो गया 1 kg का, तो ये 1 हो गया, 8 का स्क्वायर 64। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा 1 kg का, तो दिस इज केप्ट इन अ रेफरेंस लेवल है, जो 1 kg है ये रेफरेंस लेवल पे रखा हुआ है। ओके, तो रेफरेंस लेवल पे रखा हुआ है, तो कितना हो गया इसका, तो आप देखो स्टूडेंट्स 1 kg का पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी एक मिनट, जस्ट मिनट, थोड़ा गलती। मान लो कि पहले तो हम लोग काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे ना, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। सोचोगे, ध्यान समझेगा स्टूडेंट, सेंटर ऑफ मास स्पेस मतलब फ्रेम पे अगर हम लोग बात करें, तो इसका जो 1 kg का वेलोसिटी है दिस इज 8 मीटर पर सेकेंड, इसका 2 मीटर पर सेकेंड। इसमें भी हम लोग को साइन कन्वेंशन एप्लीकेबल होगा, जैसे कि अगर हम लोग बोले कि इधर वाला प्लस और ऊपर वाला प्लस, ऐसे लेके काम करते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 kg ब्लॉक, तो हाफ इंटू 1 इंटू 64 प्लस कितना हो जाएगा, तो हाफ इंटू कितना हो जाएगा 4 इंटू कितना हो जाएगा -2 का स्क्वायर, ऐसा हो गया। हाफ इंटू 4 इंटू -2 का स्क्वायर, ऐसे कर दिए। और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, 1 kg का भी 0, 4 kg का भी 0, मतलब +0 + 0 ऐसा हो जाएगा, इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना, फाइनली 1 kg का ब्लॉक जो है वो कुछ इस पर्टिकुलर पोजीशन पे पहुंचा। बात समझोगे स्टूडेंट्स, है ना। तो ऑब्वियसली बात है, फाइनली जो है इसका मतलब 1 kg का जो ब्लॉक है वो कुछ इस पर्टिकुलर पोजीशन पे पहुंचा। और हम लोग ये भी जानते हैं स्टूडेंट्स, जो फाइनल, सोचो ये 2 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, इसका वेलोसिटी इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकेंड है। तो फाइनली अगर हम लोग बात करें सेंटर ऑफ मास पे बैठ के अगर हम लोग 1 kg को देखेंगे, तो इसका अपना 2 मीटर पर सेकेंड इधर है और इसका 2 मीटर पर सेकेंड पीछे दे दोगे, समझ में आया स्टूडेंट्स, तो 2 मीटर पर सेकेंड पीछे दे दोगे तो ये रेस्ट पे हो जाएगा विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, दिस इज एट रेस्ट। तो सेंटर ऑफ मास पे भी बैठ करके भी जो 1 kg आपको दिखेगा वो रेस्ट पे ही दिखेगा, 1 kg, और ये इस तरीके से कुछ, ठीक है ना, सेंटर ऑफ मास पे बैठ के। ओके, सेंटर ऑफ मास पे बैठ के भी हमको वो रेस्ट पे ही दिखेगा। इसका मतलब आप सोच के देखो, इवन ब्लॉक भी जो है इसका अपना 2 मीटर पर सेकेंड है, बात समझिए, इसका अपना कितना है 2 मीटर पर सेकेंड है, और सेंटर ऑफ मास पे बैठ गए तो सेंटर ऑफ मास के स्पीड का अपोजिट भी 2 मीटर पर सेकेंड देना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वेज जो है वो भी आपको रेस्ट पे दिखेगा। बात समझ में आया, सेंटर ऑफ मास पे बैठ के आपको 4 kg भी रेस्ट पे दिखेगा और 1 kg भी रेस्ट पे दिखेगा फाइनली, बात समझोगे। तो इसलिए हम लोग आपको बोले कि ये 0 और प्लस ये भी जा कर के 0, और देखोगे ध्यान से, है ना, अगर हम आपको बोले ये दोनों जा करके 0 और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी फाइनल है, हम बाय मिस्टेक यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी फाइनल लिखें, तो दिस इज बेसिकली दी पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, तो m इंटू जी इंटू एच, मतलब 1 इंटू 10 इंटू एच, ये निकालना है। समझ आया। तो ये आपको दिख रहा है कि दिस इज 32 और ये आपके पास 2 2 जा 4 हो गया और 4 2 जा 8, तो आपको समझ में आ रहा है कि 32 और 8 40 हो गया। सो दैट इम्प्लाइज दैट h इज इक्वल टू 4 मीटर।
समझ आया? मतलब ये थोड़ा छोटा बना आपसे, अगर ध्यान से देखेंगे, है ना, थोड़ा छोटा इस तरीके से बना, क्योंकि आपको यहाँ पे मोमेंटम, खैर खाली मेरे को जो भी है छोटा बना बड़ा बना दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, लेकिन इस क्वेश्चन में हम आपको सेंटर ऑफ मास फ्रेम के बारे में समझाए। कभी कभी सेंटर ऑफ मास फ्रेम आपके लिए सम को एकदम ईजी बना देता है। समझ आ रहा है स्टूडेंट्स? अरे बोलो यस और नो, यस। है ना? Yes, sir. हाँ, तो इस तरीके से हम लोग इसको बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, राइट? तो ये आपके पास हुआ। अब देखो बच्चों थोड़ा ध्यान से, अब देखो अगर हम आपको बोले कि कुछ इस तरीके से, मतलब चलो थोड़ा सा ना हम इसको भी थोड़ा हम आपको दिखा दें यहाँ पे फाइनल पोजीशन को, ताकि कन्फ्यूज़न का कोई जगह ना रहे, राइट, और समझ में ये प्रॉपरली आ जाए। जस्ट अ मिनट स्टूडेंट्स, हाँ, एक मिनट स्टूडेंट्स, यू जस्ट कॉपी दिस आउट। हेलो, स्टूडेंट्स एम आई ऑडिबल, यस और नो? बच्चों Yes, sir. हाँ चलो गुड। देखो फाइनली, मतलब फाइनल सिचुएशन को भी हम यहाँ पे दिखाई देते हैं, आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, ठीक है? देखो दिस इज़ द फाइनल सिचुएशन जो हम लोग यहाँ पे बनाए, तो थोड़ा थोड़ा कुछ हम यहाँ से मॉडिफाई कर देते हैं, इनफैक्ट हम यहाँ पे लिख के ही दिखा देते हैं, राइट? सो देखो स्टूडेंट्स, तो जैसे ये आपका 2 मीटर पर सेकेंड है, राइट, और आप बेसिकली सेंटर ऑफ मास फ्रेम पे बैठे हुए, दिस इज बेसिकली सेंटर ऑफ मास फ्रेम, ये सेंटर ऑफ मास है, राइट, दिस इज सेंटर ऑफ मास, और सेंटर ऑफ मास का स्पीड कितना है? तो 2 मीटर पर सेकेंड है, तो 1 kg का अपना स्पीड इधर आपको समझ में आ रहा है फाइनली 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना? और ऑब्वियसली बात है सेंटर ऑफ मास पे बैठे हो, तो सेंटर ऑफ मास पे बैठ के सेंटर ऑफ मास आपके लिए रेस्ट पे आ जाएगा, और फाइनली 1 kg का अपोजिट डायरेक्शन में यही सेंटर ऑफ मास के स्पीड को दे देना है 2 मीटर पर सेकेंड, जिसकी वजह से सेंटर ऑफ मास पे बैठ के 1 kg आपको रेस्ट पे दिखेगा। सिमिलरली ये जो ब्लॉक है ये भी आपका 2 मीटर पर सेकेंड पीछे दिखेगा, तो 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो दिस इज बेसिकली 0 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया? सेंटर ऑफ मास पे बैठ के मेरे को वेज भी रेस्ट पे दिखेगा, और मतलब 1 kg भी रेस्ट पे दिखेगा, जिसकी वजह से हम इन दोनों काइनेटिक एनर्जीज को यहाँ पे 0 लिए हैं। बात समझ आ रहा है बच्चों? यस और नो बोलिए। यस। कोई दिक्कत? समझ आ गया? अरे बोलो बच्चों, समझ आया ये वाला कॉन्सेप्ट? यस और नो? यस। Yes, sir. तो सेंटर ऑफ मास Yes, sir. फ्रेम समझ आया कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम को फील कर पा रहे हो आप लोग? यस और नो? Yes, sir. चलो गुड। अब देखो थोड़ा सा मतलब एक बार, लेकिन इस प्रॉब्लम को एक बार प्रैक्टिस कर लेना। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ एक और है जिसको हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है ना? देखो ध्यान से, ये और आसानी से इस प्रॉब्लम को बना देगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है ना? उसके बाद इस प्रॉब्लम को वापस से हम रिपीट करेंगे, ठीक है? पहले थोड़ा सा ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि व्हाट इज बेसिकली द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास, राइट बच्चों? बोलो, अरे स्टूडेंट्स बोलिए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास, आर यू ऑल रेडी? यस। चलो अब इसमें थोड़ा सा हम लोग Yes, इसको, sir. हाँ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास को थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं, राइट? अब देखो यहाँ पे हम लोग कुछ एक सिस्टम कंसिडर करते हैं। सबसे पहला बात तो है कि जस्ट वी आर गोइंग टू अज्यूम वन सिस्टम हेयर, और इस सिस्टम पे हमने क्या किया, एक ब्लॉक को रख दिया यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे कोई दूसरा ब्लॉक को रखा ऐसे, इस तरीके से। हम आपको बोला कि इसका मास m1 है और इसका मास m2 है, राइट? तो और यहाँ पे कुछ इस तरीके से एक स्प्रिंग कनेक्ट किया ऐसे, दिस इज बेसिकली दी स्प्रिंग, ऐसे हो गया, स्प्रिंग हो गया, राइट? दिस इज बेसिकली दी स्प्रिंग, एंड दिस स्प्रिंग इज मूविंग अलोंग दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन विद अ वेलोसिटी v0, ऐसा हम लोग बोले।
और ये एम नॉट को फिक्स्ड कर दिए। मान लो दिस एम नॉट इज एट रेस्ट, ये एम नॉट आपके पास रेस्ट पे है और ये जो आपके पास m1 है ये v नॉट वेलोसिटी से m नॉट की तरफ जा रहा है। इतना समझ आया? अब क्या करते हैं, मान लो कि ये इस तरीके से मूव कर रहा है, ऑब्वियसली इस m1 और इस m2 का एक सेंटर ऑफ मास होगा। हम क्या किए, इस m1 और m2 के सेंटर ऑफ मास पे जाके बैठ गए। तो उससे पहले इसका सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी सोचो, ठीक है। मान लो कि दिस इज योर सेंटर ऑफ मास, ये आपके पास सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। तो ये सेंटर ऑफ मास कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जिसको हम लोग बोले वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ऐसे बोले तो हम लोग इसको बोल सकते हैं स्टूडेंट्स m1 v नॉट प्लस कितना हो जाएगा m2 इंटू 0 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, कुछ ऐसे हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे। एंड डिवाइड बाई कितना हो गया, तो m1 प्लस m2 ऐसे हो गया। तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, तो m1 v नॉट डिवाइडेड बाई कितना, तो यहाँ पे m1 प्लस m2 हो गया। तो दिस इज बेसिकली स्टूडेंट्स वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। बात समझ आया बच्चों? और यस और नो बोलिए। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास इतने स्पीड पे चल रहा है इन दोनों का। हम आपको बोले कि सपोज ये आपके पास m1 है, m1 v नॉट वेलोसिटी से m2 की तरफ चल रहा है, m2 इज फिक्स्ड, ऐसा बोल दिए, ओके। और इन दोनों का सेंटर ऑफ मास जो है वो इतना स्पीड से चल रहा है, ठीक है। अगर हम लोग इसके सेंटर ऑफ मास पे जाके बैठ जाए, मान लो कि हम आपको बोले कि, ध्यान रखिएगा बच्चों, हम बोले कि हम आपको इसके सेंटर ऑफ मास पे जाके बैठ जाएं, ऐसे सेंटर ऑफ मास पे जाके बैठ जाए, तो हम जिस बॉडी पे बैठते हैं वो बॉडी मेरे लिए रेस्ट पे आ जाता है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट। समझ में आया स्टूडेंट्स? क्योंकि हम जाके सेंटर ऑफ मास पे बैठ गए तो लॉजिकल बात है मेरे लिए सेंटर ऑफ मास किस पे आ गया, रेस्ट पे आ गया। अरे बोलो बच्चों, यस और नो, समझ आ रहा है आपको? अरे स्टूडेंट्स बोलिए, हाँ, सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे आ गया, यस। अगर सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे आ गया तो हम जिस बॉडी पे बैठते हैं वो बॉडी मेरे लिए रेस्ट पे आ जाता है, उसका इक्वल एंड अपोजिट वेलोसिटी हमको दूसरे बॉडी को दे देना है। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स, लॉजिकली सोचेंगे तो सेंटर ऑफ मास पे बैठ के मेरे को m1 मान लो इसका v नॉट कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में और इसका अपोजिट देना है, मतलब इसका v नॉट इधर और ये कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में देना है, ऐसे हम लोग इसको बोले। और ये रेस्ट पे है तो ये सेंटर ऑफ मास पे बैठ करके m2 इधर आते हुए दिखेगा। सेंटर ऑफ मास पे बैठा आदमी को m2 इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में आता हुआ दिखेगा और कितना स्पीड दिखेगा, तो m1 v नॉट डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 दिखेगा। बोलो बच्चों, यस और नो? और ये कितना स्पीड से दिखेगा, इसका अपना स्पीड v नॉट है और इधर, और क्योंकि सेंटर ऑफ मास पे बैठ गया, सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे आ गया तो उसको अपोजिट पीछे देना है। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि m1 v नॉट डिवाइडेड बाई कितना, सो m1 प्लस m2 ऐसे हो गया। इन दोनों को अगर आप माइनस करेंगे तो कितना स्पीड आएगा, तो देखो यहाँ पे, तो v रिलेटिव अगर हम लोग यहाँ पे सोचें, मतलब सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में, तो ऑब्वियसली बात है v नॉट माइनस, बात समझेंगे, m1 v नॉट डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 कुछ इस तरीके से, और दैट इक्वल टू m1 v नॉट प्लस कितना हो जाएगा m2 v नॉट माइनस m1 v नॉट, ठीक है, और डिवाइडेड बाई कितना, तो डिवाइडेड बाई हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं m1 प्लस m2। बात समझेंगे, m1 प्लस m2, सो m1 v नॉट कैंसिल, तो दिस विल बी समथिंग वी कैन राइट m2 v नॉट डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ऐसा हो जाएगा m1 प्लस m2, ठीक है। तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास पे बैठ के मेरे को m1 का स्पीड कुछ इधर आता हुआ दिखेगा, और कितना स्पीड आता हुआ दिखेगा, तो आपको समझ आ रहा है m2 v नॉट डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। बोलो स्टूडेंट, इतना बात आपको समझ आया? यस और नो बोलिए पहले। अरे जल्दी बोलो बच्चों, तो फिर हम आगे बढ़े। यस सर। हाँ, बाकी सब बोलो, बाकी सब बोलो स्टूडेंट्स। यस सर। हाँ चलो, हाँ ठीक है, समझ में आया। सबसे पहले क्या करें, सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकाल लिए, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कैलकुलेट कर लिए, फिर हम लोग सेंटर ऑफ मास पे बैठ गए। तो जैसे हम सेंटर ऑफ मास पे बैठेंगे तो लॉजिकल बात है सेंटर ऑफ मास मेरे लिए रेस्ट पे आ जाएगा। इसका मतलब लॉजिक क्या कहता है कि हम जिस बॉडी पे बैठते हैं उसका इक्वल अपोजिट वेलोसिटी दूसरे बॉडी को देना है। तो एम नॉट का अपना स्पीड वी नॉट है और जिस बॉडी में बैठते हैं उसका अपोजिट देना है, तो वी नॉट को m1 वी नॉट बाई m1 प्लस m2 से माइनस कर दिए, और इधर में m1 वी नॉट बाई m1 प्लस m2 इससे इस तरीके से हो गया। समझ गए? अब हमको निकालना है सिस्टम का काइनेटिक, मतलब सेंटर ऑफ मास, इस तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे बोले, राइट, ठीक है। तो अगर हम लोग सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी निकालें, है ना,
सॉरी हम लोग थोड़ा सा हेडिंग भी गलत दिए हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ये होना चाहिए हेडिंग, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, देखोगे स्टूडेंट्स जस्ट अ मिनट, ऑफ द सिस्टम मतलब सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ऑफ द सिस्टम विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ये एक्चुअल क्वेश्चन है, मतलब ये है ना। ध्यान दीजिएगा, सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी अगर हम लोग यहाँ पे निकालने का कोशिश करें, बात समझेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी हम लोग यहाँ पे कैसे, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2, टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो पहले m1 का निकालेंगे। जो हम लोग यहाँ पे m1 का निकालेंगे स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे मास को m1 लिखे और उसका वेलोसिटी जो हमने यहाँ पे लिखा, सो दिस इज m2 v0 डिवाइडेड बाई कितना, तो m1 प्लस m2 और उसका स्क्वायर हो गया ऐसे, तो हाफ m1 v स्क्वायर ऐसे हो गया, समझ आ गया। फिर प्लस देखो दूसरे बॉडी का, तो 1/2 m2 और इसका वेलोसिटी कितना है, तो देखो m2 का वेलोसिटी ये वाला है, तो m1 v0 बाई m1 प्लस m2 ऐसे हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, सो m1 v0 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 ऐसे हो गया, और इसका होल स्क्वायर ऐसे। सो दैट इज इक्वल टू, देखो स्टूडेंट्स यहाँ से क्या क्या कॉमन आ गया, अगर आप ध्यान से देखो तो आपको दिखेगा कि 1/2 हो गया, और यहाँ पे देखो m1 m2 स्क्वायर ऐसा हो गया। तो आप देखो यहाँ पे हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि m1 और यहाँ से एक m2 है, तो m1 m2 कॉमन डिवाइडेड बाय नीचे में आपके पास m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे अगर हम लोग दे दिए ब्रैकेट है ना, तो ऑब्वियसली बात है, तो यहाँ पे आपके पास दिखा एक m2 दिखा और दूसरा हमारे पास यहाँ पे v0 स्क्वायर दिखा। चलो v0 स्क्वायर दोनों के पास है तो ये भी आपके पास कॉमन ही हो जाएगा। तो एक तो आपके पास m2 दिखा और दूसरा यहाँ पे आपके पास एक प्लस m1 दिखा, राइट, और यहाँ पे आपके पास v0 स्क्वायर दिखा। तो दिस एंड दिस स्क्वायर विल गेट कैंसल, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास जो आपके पास आएगा, तो 1/2 कितना, सो m1 m2 डिवाइडेड बाई कितना, सो m1 प्लस m2 कुछ इस तरीके से, राइट, m1 m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, और ये हमारे पास v0 स्क्वायर हो गया। ये पूरे चीज़ को अगर हम लोग यहाँ पे म्यू नाम दे दिए, ठीक है ना, और इस म्यू को हम लोग बोलते हैं रेड्यूस्ड मास नाम देते हैं, ठीक है ना, ऐसे ही नाम दे देते हैं इसको रेड्यूस्ड मास, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो m2 प्लस m1 का भी तो होल स्क्वायर होगा। कहाँ है m2 प्लस m1, कहाँ पे बोलो, तो जो स्क्वायर ब्रैकेट्स में दिए हैं, ये वाला होल स्क्वायर में आएगा। देखो ना, यहाँ से m1 ले लिए, यहाँ से m1, तो m1 कॉमन हो गया, ठीक है। सोचो यहाँ से m1 ले लिए तो एक ठो m1 बचा, ठीक है ना, बिकॉज 2 m1 था, m1 स्क्वायर था तो m1 ले लिए। यहाँ से m2 स्क्वायर है और यहाँ पे m2 है, तो m2 कॉमन ले लिए तो m2 बचा, तो यहाँ सिर्फ एक ही m2 बचा ना, तो एक m2 बचा, एक m1 बचा, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ऐसे हो गया। तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, बात समझेंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m1 m2 डिवाइड बाई कितना, m1 प्लस m2, और यहाँ पे आपके पास v0 स्क्वायर हो गया। बोलो बच्चों यस और नो, बोलो बच्चों, समझ आया आपको, अरे बोलिए भाई, हाँ यस। तो इस तरीके से, तो ये हम लोग हमारे पास एक फॉर्मूला आया, मतलब काइनेटिक एनर्जी सिस्टम विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, है ना, सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग बोले तो ये है, क्योंकि हम सेंटर ऑफ मास पे बैठ के काइनेटिक एनर्जी निकाले, है कि नहीं, हम पूरे प्रॉब्लम को कहाँ सॉल्व किए, तो ये सेंटर ऑफ मास पे बैठ के सॉल्व किए, बैठ के सॉल्व किए, इसका मतलब सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी निकला सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में, तो ये वाला निकला, ठीक है ना। तो इस तरीके से बेसिकली हुआ।
अब बेसिकली देखो स्टूडेंट, जरूरी थोड़ी है कि जो भी आपके पास क्वेश्चन रहेगा तो इसके पास यहाँ वी नॉट रहेगा, ये रेस्ट पे रहेगा। हो सकता है कि दोनों का वेलोसिटी रहे। तब कैसे सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, तो उसके लिए हम लोग एक जनरलाइज्ड फार्मूला बनाते हैं। देखो वो जनरलाइज्ड फार्मूला क्या है, जनरलाइज्ड फार्मूला ऐसे हम लोग इसको बोल सकते हैं। अब ये जनरलाइज्ड फार्मूला बेसिकली क्या है स्टूडेंट्स, थोड़ा समझते हैं इसको, राइट। बेसिकली क्या, बेसिकली इस फार्मूले को जनरल, ताकि मतलब हर तरीके के क्वेश्चन में हम लोग इसको अप्लाई कर सके। अगर हम लोग कुछ ऐसा फार्मूला चाहिए, सपोज जैसे कि हम आपको बताएं कि ये आपके पास कुछ ऐसा हो गया और यहाँ पर कुछ एक ऐसा एक ब्लॉक और यहाँ पे कोई दूसरा कुछ इस तरीके से एक ब्लॉक हो गया। अब इन दोनों को हमने क्या किया, एक स्प्रिंग से कनेक्ट कर दिया। तो बेसिकली ये स्प्रिंग है ऐसे, ठीक है। तो ये बेसिकली ऐसा एक स्प्रिंग है, इसको ऐसे स्प्रिंग से कनेक्ट कर दिया। तो इसका मास m1 और इसका मास जो हुआ m2 हो गया। अब हम आपको बोले कि मान लो कि ये आपके पास v1 स्पीड से जा रहा है और ये आपके पास v2 स्पीड से जा रहा है। बात समझोगे स्टूडेंट्स, ये आपके पास v2 स्पीड से जा रहा है। हम आपको बोले कि काइनेटिक, इस सिचुएशन में काइनेटिक एनर्जी ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऐसा बोले विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास हम लोग कैसे निकालें अगर हम लोग इस सिचुएशन में। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखो, अब आप लॉजिकली समझो स्टूडेंट्स। यहाँ पे तो दोनों जगह पे v1 v2 है, लेकिन यहाँ पे जब हम फॉर्मूला निकाले यहाँ v0 है, लेकिन ये तो रेस्ट पे है। अरे बोलो बच्चों, यस और नो? यस। हाँ। अब हम लोग इस तरीके का अगर आपके पास प्रॉब्लम हो तो फिर कैसे करें। तो कभी भी आपके पास ऐसा सिचुएशन आता है तो आप दोनों में, सबसे पहले दोनों में से किसी एक बॉडी पे बैठ जाओ। मान लो कि अगर हम लोग m2 पे बैठ गए तो मेरे लिए m2 किस पे आ गया, जल्दी बोलो बच्चों। हाँ, तो अगर हम लोग m2 पे बैठ गए तो मेरे लिए m2 किस पे आ गया, रेस्ट पे। तो m2 पे बैठ के अगर हम लोग m1 को देखें तो m1 का स्पीड कितना होगा, जल्दी बोलिए बच्चों। सो अब अगर v1 ज़्यादा है, हाँ अगर v1 ज़्यादा है तो v1 माइनस v2 हो जाएगा। देखोगे ध्यान से तो हम इस फॉर्मूला को रिप्लेस करके लिख सकते हैं। देखो अब वही सिचुएशन आ गया, ये वाला बॉडी रेस्ट पे और इसका वेलोसिटी v1 माइनस v2, ये वाला बॉडी रेस्ट पे, ये v0 आ गया। लेकिन अभी जो ये हम लोग लिखे ये विथ रेस्पेक्ट टू m2 हो गया। बात समझ गया, समझ में आया। लेकिन फॉर्मूला तो अब एप्लीकेबल हो सकता है। तो अब सिंपल हम लोग यहाँ पे लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, सो 1/2 m1 m2 डिवाइडेड बाई कितना, तो m1 प्लस m2 हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर। बोलो बच्चों, समझ आया आपको, v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर। इज इट क्लियर, यस और नो? हाँ, सो बेटर है जैसे हम लोग यहाँ पे v1 माइनस v2 लिखे तो आपको समझ में आ रहा है दिस इज नथिंग, दिस इज v रिलेटिव। इसको हम लोग बोल सकते हैं v रिलेटिव। तो इसका जनरल फॉर्मूला अगर हम लोग यहाँ पे लिखना चाहे तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m1 m2 डिवाइडेड बाई कितना, तो m1 प्लस m2 कुछ इस तरीके से। और अगर हम लोग इसको लिख देते हैं v रिलेटिव का स्क्वायर तो मेरा काम नहीं बन जाएगा बच्चों, बोलो। यस सर। तो बेसिकली क्या है, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला आया जिसके थ्रू हम लोग सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी निकाले विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो हमको सीधा सीधा यही फॉर्मूला याद रखना है कि v0 स्क्वायर याद रखने से बेटर है। तो v0 के हिसाब से हम लोग रख सकते हैं v रिलेटिव। तो आपका कुछ भी रहे, मान लो कि अगर v2 इधर जा रहा है, v1 पीछे जा रहा है, तब भी हम लोग अगर v2 में बैठ गए तो ऑब्वियसली बात है इस डायरेक्शन में v1 माइनस v2 हो जाएगा। समझ में आया, इस डायरेक्शन में आपका, ठीक बोला ना, जिस बॉडी पे बैठते जो भी है आप देख लो। यहाँ पे अगर हम लोग बैठ गए तो रेस्ट पे आ गए, इसका अपना v1 और इसका घुमा के दे दो तो v1 प्लस v2 हो जाएगा। अरे यार v1 माइनस v2 होगा कि v1 प्लस v2 होगा, हम लग रहा हम गलत लिखे है ना। इसका अपना v1 उसको घुमा के v1 प्लस v2 होगा स्टूडेंट्स, दिस विल बी प्लस। समझ में आया? अरे बोलो भाई, अरे भाई समझ आ रहा है आप लोगों को, यस और नो स्टूडेंट्स? हाँ यस Yes. सर। हाँ, चलो गुड। तो ये एक फार्मूला हो गया। अब सोचो ये जो हम लोग यहाँ पे फार्मूला लगाएं, इस फार्मूले को अगर ऊपर वाला प्रॉब्लम में इंप्लीमेंट कर दे, ये वाले प्रॉब्लम में, तो हम लोग इसको एक लाइन में बना सकते हैं स्टूडेंट। देखोगे, सोचो अगर हम आपको बोले कि इसी फार्मूले में सोचो हम काइनेटिक क्या करेंगे,
सिस्टम के सेंटर ऑफ मास पे बैठ गए। तो जैसे हम लोग सिस्टम के सेंटर ऑफ मास पे बैठेंगे तो ऑब्वियसली बात है सेंटर ऑफ मास मेरे लिए रेस्ट पे आ जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास कितना होगा, तो उसका फॉर्मूला भी हम आपको बोले, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास कितना, तो 1/2 इंटू m1m2 मतलब 1 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 1 + 4 ऐसा हो गया, इंटू m1 m2 डिवाइड बाई m1 + m2। और यहाँ पे आपके पास v रिलेटिव, बात समझ गए। तो इसका तो खैर आपका इनिशियल स्टेज पे 4 kg तो आपका रेस्ट पे ही है, तो ये 10 का देखोगे, समझ आ रहा है बच्चों। तो बेसिकली कितना हो जाएगा इनिशियल स्टेज पे आपका जो 4 kg वो आपका रेस्ट पे ही हो रहा है स्टूडेंट्स, राइट। तो उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे बोले तो ये आपका 10 का स्क्वायर ही हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसे, इज इक्वल टू कितना होगा, अब सिंपल हमको पता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी मतलब mgh। तो m कितना हो गया, ध्यान दीजिएगा, तो mgh हो गया तो 1 इंटू 10 इंटू कितना हो गया h, तो ऐसे हो गया। तो सिंपल ये फॉर्मूला एक स्टेप में सॉल्व करके आ गया। तो 4/5 इंटू कितना हो गया 100 इज इक्वल टू 10h ऐसे हो गया। तो दिस जीरो गेट कैंसल, तो 5 2 जा 10 और ये 10 गेट कैंसल, दैट इम्प्लाइज दैट h इज इक्वल टू 4 मीटर। समझ आया बच्चों, यस और नो? समझ आया बच्चों, एक स्टेप में बना प्रॉब्लम। यस सर। हाँ, तो दिस इज इन सिंगल स्टेप प्रॉब्लम। तो अगर आपको ये वाला फॉर्मूला पता रहे काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, तो आपके लिए सम बनाना आसान हो गया, ज़्यादा आसान हो गया स्टूडेंट्स, बोलिए यस और नो, है ना। तो सिंपल हम लोग इस प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच किए, तो इस प्रॉब्लम को देखे और हमको लगा चलो इस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाते हैं। तो सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में इस सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी कितना है, तो ये वाला है, एंड ऑब्वियसली दैट विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी 1 इंटू 10 इंटू 1, समझ गए ना, दैट इज इक्वल टू व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी। सिंपल इक्वेट कर दिया, हमको h इज इक्वल टू 4 मीटर मिल गया। तो एकदम आसानी से एक लाइन में प्रॉब्लम सॉल्व हो गया।